लीजिए सुनिए प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के 8वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वैशाख में प्रेमा का विवाह दाननाथ के साथ हो गया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सारे शहर के रईसों को निमंत्रित किया। लाला बद्री प्रसाद ने दोनों हाथों से रुपए लुटाए, मगर दाननाथ की ओर से कोई तैयारी न थी। अमृत राय चंदा करने के लिए बिहार की ओर चले थे और ताकीद कर गए थे कि धूमधाम मत करना। दाननाथ उनकी इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उधर पूर्णा के आने से सुमित्रा को मानो आंखें मिल गईं। उसके साथ बात करने से सुमित्रा का जी ही न भरता। आधी आधी रात तक बैठी अपनी दुख कथा सुनाया करती। जीवन में उसका कोई संगी न था। पति की निष्ठुरता नित्य ही उसके हृदय में चुभा करती थी। ये समस्या उससे न हल होती थी। वो बहुत सुंदर न थी, फिर भी कोई उसे रूपहीन न कह सकता था। बनाव श्रृंगार का तो उसे मरजसा हो गया था। पति के हृदय को पाने के लिए वो नित नया श्रृंगार करती थी और इस अभीष्ट के पूरे न होने से उसके हृदय में ज्वाला सी दहकती रहती थी। घी के छींटों से भभकना तो ज्वाला के लिए स्वाभाविक ही था। वो पानी के छींटों से भी भभकती थी। कमला प्रसाद जब उसे अपना प्रेम जताते तो उसके जी में आता छाती में छुरी मार लूं। घाव में यों ही क्या कम पीड़ा होती है कि कोई उस पर नमक छिड़के। आज से 3 साल पहले सुमित्रा ने कमला प्रसाद को पाकर अपने को धन्य माना था। 2-3 महीने उसके दिन सुख से कटे, लेकिन ज्यों ज्यों दोनों की प्रकृति का विरोध प्रकट होने लगा, दोनों एक दूसरे से खिंचने लगे। सुमित्रा उदार थी, कमला प्रसाद पल्ले सिरे का कृपण। वो पैसे को ठीकरी समझती थी, कमला प्रसाद कौड़ियों को दांत से पकड़ता था। सुमित्रा साधारण भिक्षुक को भिक्षा देने उठती तो इतना दे देती कि वो चुटकी की चरम सीमा का अतिक्रमण कर जाता था। उसके मैके से एक बार एक ब्राह्मणी कोई शुभ समाचार लाई थी, उसे उसने नई रेशमी साड़ी उठाकर दे दी। उधर कमला प्रसाद का ये हाल था कि भिक्षुक की आवाज सुनते ही गरज उठते थे, रूल उठाकर मारने दौड़ते थे। 2-4 को तो पीट ही दिया था। यहां तक कि एक बार द्वार पर आकर किसी भिक्षुक की यदि कमला प्रसाद से मुठभेड़ हो गई तो उसे दूसरी बार आने का साहस न होता था। सुमित्रा में नम्रता, विनय और दया थी। कमला प्रसाद में घमंड, उच्छृंखलता और स्वार्थ। एक वृक्ष का जीव था, दूसरा पृथ्वी पर रेंगने वाला। उसमें मेल कैसे होता। धर्म का ज्ञान, जो दाम्पत्य जीवन का सुखमूल है, दोनों में किसी को न था। पूर्णा के आने से कमला प्रसाद और सुमित्रा एक दूसरे से और पृथक हो गए। सुमित्रा के हृदय पर लदा हुआ बोझा उठ सा गया। कहाँ तो वो दिन ब दिन विरक्तावस्था में खाट पर पड़ी रहती थी, कहाँ अब वो हरदम हंसती बोलती रहती थी। कमला प्रसाद की उसने परवाह ही करना छोड़ दी। वो कब घर में आता है, कब जाता है, कब खाता है, कब सोता है, उसकी उसे जरा भी फिक्र न थी। कमला प्रसाद लंपट न था। सबकी यही धारणा थी कि उसमें चाहे और कितने ही दुर्गुण हो, पर यह ऐब न था। किसी स्त्री पर ताक झांक करते उसे किसी ने न देखा था। फिर पूर्णा के रूप ने उसे कैसे मोहित कर लिया, ये रहस्य कौन समझ सकता है। कदाचित पूर्णा की सरलता, दीनता और आश्रयहीनता ने उसकी कुप्रवृत्ति को जगा दिया। उसकी कृपणता और कायरता ही उसके सदाचार का आधार थी। विलासिता महंगी वस्तु है। जेब के रुपए खर्च करके भी किसी आफत में फंस जाने की जहां प्रतिक्षण संभावना हो, ऐसे काम में कमला प्रसाद जैसा चतुर आदमी न पड़ सकता था। पूर्णा के विषय में कोई भय न था। वो इतनी सरल थी कि उसे काबू में लाने के लिए किसी बड़ी साधना की जरूरत न थी। और फिर यहां तो किसी का भय नहीं, न फंसने का भय, न पिट जाने की शंका। अपने घर लाकर उसने शंकाओं को निरस्त कर दिया था। उसने समझा था अब मार्ग में कोई बाधा नहीं रही, केवल घर वालों की आंख बचा लेना काफी था, और ये कुछ कठिन न था। किंतु यहां भी एक बाधा खड़ी हो गई, और वो सुमित्रा थी। सुमित्रा पूर्णा को एक क्षण के लिए भी न छोड़ती थी। दोनों भोजन करने साथ साथ जाती।
छत पर देखो तो साथ, कमरे में देखो तो साथ, रात को साथ, दिन को साथ। कभी दोनों साथ ही साथ सो जाती। कमला प्रसाद जब शयनागार में जाकर सुमित्रा की राह देखता देखता सो जाता, तो न जाने कब वो उसके पास आ जाती। पूर्णा से एकांत में कोई बात करने को उसे अवसर न मिलता था। वो मन में सुमित्रा पर झुंझला कर रह जाता। आखिर एक दिन उससे न रहा गया। रात को जब सुमित्रा आई तो उसने कहा, तुम रात दिन पूर्णा के पास क्यों बैठी रहती हो? वो अपने मन में समझती होगी कि ये तो अच्छी बला गले पड़ी। ऐसी तो कोई बड़ी समझदार भी नहीं हो कि तुम्हारी बातों में उसे आनंद आता हो। तुम्हारी बेवकूफी पर हंसती होगी। सुमित्रा ने कहा, अकेली पड़ी पड़ी क्या करूं? फिर ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम से सोऊं और वो अकेली रोया करे। उठना भी चाहती हूं तो चिमट जाती है, छोड़ती ही नहीं। मन में मेरी बेवकूफी पर हंसती है या नहीं ये कौन जाने। मेरा साथ उसे अच्छा न लगता हो, ये बात नहीं। तुम्हें ये ख्याल भी नहीं होता कि उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं? वो तुम्हारी सहेली बनने के योग्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझती। तुम्हें उतनी समझ ही नहीं, समझोगी क्या? ऐसी समझ का ना होना ही अच्छा है। उस दिन से सुमित्रा परछाई की भांति पूर्णा के साथ रहने लगी। कमला प्रसाद के चरित्र में अब एक विचित्र परिवर्तन होता जाता था। नौकरों पर डांट फटकार भी कम हो गई, कुछ उदार भी हो गया। एक दिन बाजार से बंगाली मिठाई लाया और सुमित्रा को देखते हुए कहा, जरा अपनी सखी को भी चखाना। सुमित्रा ने मिठाई ले ली, पर पूर्णा से उसकी चर्चा तक न की। दूसरे दिन कमला प्रसाद ने पूछा, पूर्णा ने मिठाई पसंद की होगी? सुमित्रा ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो तो कहती थी मुझे मिठाई से कभी प्रेम ना रहा। कई दिनों के बाद कमला प्रसाद एक दिन दो रेशमी साड़ियां लाए और बेधड़क अपने कमरे में घुस गए। दोनों सहेलियां एक ही खाट पर लेटी बातें कर रही थीं। हक बकाकर उठ खड़ी हुई। पूर्णा का सिर खुला हुआ था, मारे लज्जा की उसकी देह में पसीना आ गया। सुमित्रा ने पति की ओर कुपित नेत्रों से देखा। कमला प्रसाद ने कहा, अरे, पूर्णा भी यही है। क्षमा करना पूर्णा, मुझे मालूम न था। ये देखो सुमित्रा, दो साड़ियां लाया हूं, सस्ते दामों में मिल गई। एक तुम ले लो, एक पूर्णा को दे दो। सुमित्रा ने साड़ियों को बिना छुए कहा, इनकी तो आज कोई जरूरत नहीं। मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं है, और पूर्णा रेशमी साड़ियां पहनना चाहेगी तो मैं अपनी नई साड़ियों में से एक दे दूंगी। क्यों बहन, इसमें से लोगे कोई साड़ी? पूर्णा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं रेशमी साड़ी लेकर क्या करूंगी? कमला प्रसाद, क्यों? रेशमी साड़ी तो कोई छूत की चीज नहीं। सुमित्रा, छूत की चीज नहीं, पर शौक की चीज तो है। सबसे पहले तो तुम्हारी पूज्य माताजी ही छाती पीटने लगेंगी। कमला प्रसाद, मगर अब तो लौटाने न जाऊंगा। बजाज समझेगा दाम सुन के डर गए। सुमित्रा, बहुत अच्छी हैं, तो प्रेमा के पास भेज दूं? तुम्हारी बेसाही हुई साड़ी पाकर अपना भाग्य सराहेगी। मालूम होता है आजकल कहीं कोई रकम मुफ्त हाथ आ गई है। सच कहना, किसकी गर्दन रहती है? कांट के रुपए खर्च करके तुम ऐसी फिजूल की चीज कभी न लाए होते। कमला प्रसाद ने आग्नेय दृष्टि से सुमित्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाप की तिजोरी तोड़ी है, और भला कहां डाका मारने जाता? सुमित्रा, मांगते तो वो यों ही दे देते, तिजोरी तोड़ने की नौबत ना आती। मगर स्वभाव को क्या करो। कमला ने पूर्णा की ओर मुंह करके कहा, सुनती हो पूर्णा इनकी बात? पति से बातें करने का यही ढंग है। तुम भी इन्हें नहीं समझाती? और कुछ नहीं तो आदमी सीधे मुंह बात तो करे। जब से तुम आई हो मिजाज और भी आसमान पर चढ़ गया है। पूर्णा को सुमित्रा की कठोरता बुरी मालूम हो रही थी। एकांत में कमला प्रसाद सुमित्रा को जलाते हो, पर इस समय तो सुमित्रा ही उन्हें जला रही थी। उसे भय हुआ कि कहीं कमला प्रसाद मुझसे नाराज हो गए तो मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके यहां एक दिन भी निबाह नहीं हो सकता, ये वो जानती थी। इसलिए वो सुमित्रा को समझाती रहती थी। बोली, मैं तो बराबर समझाया करती हूँ, बाबूजी पूछ लीजिए झूठ कहती हूँ। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, इनके आने से मेरे मिजाज पर क्यों आसमान चढ़ गया? जरा ये भी बता दो, मुझे तो इन्होंने राज सिंहासन पर नहीं बैठा दिया। हाँ, तब अकेली पड़ी रहती थी, अब घड़ी दो घड़ी इनके साथ बैठ लेती हूं। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? कमला प्रसाद, तुम व्यर्थ बात बढ़ाती हो सुमित्रा। मैं ये कब कहता हूं कि तुम इनके साथ उठना बैठना छोड़ दो? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। सुमित्रा, और ये कहने का आशय ही क्या है कि जब से ये आई है तुम्हारा मिजाज आसमान पर चढ़ गया है? कमला प्रसाद,
कुछ झूठ कह रहा हूं? पूर्णा खुद देख रही है। तुम्हें उनके सत्संग से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। इन्हें यहां लाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था, मगर तुम्हारे ऊपर इनकी सोहबत का उल्टा ही असर हुआ। ये बेचारी समझाती होंगी, मगर तुम क्यों मानने लगे? जब तुम मुझी को नहीं गिनती तो वो बेचारी किस गिनती की है? भगवान सब दुख दे, पर बुरे का संग न दे। तुम इनमें से एक साड़ी रख लो पूर्णा, दूसरी मैं प्रेमा के पास भेजे देता हूं। सुमित्रा ने दोनों साड़ियों को उठाकर द्वार की ओर फेंक दिया। दोनों कागज में तह की हुई रखी थी। आंगन में जाकर गिरी। मेहरी उसी समय आंगन धो रही थी। जब तक वो दौड़कर साड़ियां उठावे, कागज भीग गया और साड़ियों में धब्बे लग गए। पूर्णा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, ये तुमने क्या किया बहन? देखो तो साड़ियां खराब हो गई। कमला प्रसाद, इनकी करतूतें देखती जाओ। इस पर मैं ही बुरा हूं। मुझी में जमाने भर के दोष हैं। सुमित्रा, तो ले क्यों नहीं जाते अपनी साड़ियां? कमला प्रसाद, मैं तुम्हें तो नहीं देता। सुमित्रा, पूर्णा भी न लेगी? कमला प्रसाद, तुम उनकी ओर से बोलने वाली कौन होती हो? तुमने अपना ठीका लिया है या जमाने भर का ठीका लिया है? बोलो पूर्णा, एक रख दूं ना? ये समझ लो कि तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बड़ा दुख होगा। पूर्णा बड़े संकट में पड़ गई। अगर साड़ी लेती है तो सुमित्रा को बुरा लगता है, नहीं लेती तो कमला प्रसाद बुरा मानते हैं। सुमित्रा क्यों इतना दुराग्रह कर रही है, क्यों इतना जामे से बाहर हो रही है, ये भी अब उससे छिपा न रहा। दोनों पहलुओं पर विचार करके उसने सुमित्रा को प्रसन्न रखने ही का निश्चय किया। कमला प्रसाद रूठकर उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। अधिक से अधिक उसे यहां से चला जाना पड़ेगा। सुमित्रा प्रसन्न हो गई तो न जाने क्या गजब ढाए, न जाने उसके मन में कैसे कैसे कुत्सित भाव उठे। बोली, बाबूजी, रेशमी साड़ियां पहनने का मुझे निषेध है, लेकर क्या करूंगी? ऐसा ही है तो कोई मोटी झोटी धोती ला दीजिएगा। ये कहकर उसने कमला प्रसाद की ओर विवश नेत्रों से देखा। उसमें कितनी दीनता, कितनी क्षमा प्रार्थना भरी हुई थी। मानो वो कह रही थी, लेना तो चाहती हूं, पर लूं कैसे? इन्हें आप देख ही रहे हैं, क्या घर से निकालने की इच्छा है? कमला प्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। साड़ियां चुपके से उठा लीं और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के 8वें भाग को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।